गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में का क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के अमाउंट्स को कैलकुलेट करना सीखे थे। वो हम लोग फराडे के लॉ से बेसिकली कैलकुलेट करते थे, जो कि फराडे का दो लॉ था, फराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। साथ में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी किए थे फराडे के लॉ के बेसिस पे, दैट मीन्स क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के बेसिस पे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे करंट इफिशियंसी से भी रिलेटेड, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हम लोग थिकनेस से भी रिलेटेड किए थे कि हमारा इतने थिकनेस तक हमारा किसी भी मेटल को प्लेट कर रहे हैं तो कितना हमारा चार्ज रिक्वायर्ड होगा, किस टाइप का, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं, देन हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, a current of 3.7 ampere, a current of 3.7 ampere is passed for 6 hours, is passed for 6 hours, is passed for 6 hours between nickel electrodes, between nickel electrodes, between nickel electrodes in 0.5 liter of 2 molar solution, in 0.5 liter of 2 molar solution of nickel nitrate, of nickel nitrate NiNO3 whole twice, right? What will be the molarity of the solution at the end of electrolysis? What will be the molarity of solution at the end of electrolysis? ठीक है, क्वेश्चन है a current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between nickel electrodes in 0.5 liter of a 2 molar solution of nickel nitrate. What will be the molarity of the solution at the end of the electrolysis, right? चलिए देखिए, तो करंट हम लोग कितना पास कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू आपके लिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूशन आई का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपके लिए, कैपिटल आई से डिनोट कर दो, 3.7 एम्पियर, राइट। इट्स पास्ट फॉर 6 आवर्स, दैट मीन्स टाइम का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना देर के लिए पास हो रहा है, 6 आवर्स। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 3600 सेकेंड्स, राइट, बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड किस चीज़ का है, निकल का है, इन 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। पहले तो हम लोग को देखिए, जो एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग को मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन का। तो पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्ट उसमें से निकल चुका है बन करके, ये सब हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले उसका हम लोग प्रिपरेशन देते हैं क्या चाहिए एक्चुअल में प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया आपका बीकर, इसमें हम लोग ले लिए कौन सा, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड किस चीज़ का आपका इस केस में बोल दिया है, निकल का ही इलेक्ट्रोड्स बोल चुका है आपको, तो निकल का इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग क्या कर देंगे, वोल्टेज के सोर्स से इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। पॉजिटिव वाला इस केस में आपको पता है कि वो होता है एनोड, और नेगेटिव वाला इस केस में पता है कि आपको क्या होता है, वो बेसिकली कैथोड। इलेक्ट्रोड भी है निकल का, तो पहले तो हम लोग को प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एनोड पे रिएक्शन, तो एनोड कैसा चार्ज होता है इस केस में, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ निकल नाइट्रेट कैसे अपने आयंस में ब्रेक हो रहा होगा, तो निकल नाइट्रेट इस टाइप से टूट रहा होगा, Na2 प्लस 2NO3 माइनस, राइट, इस टाइप से टूट रहा होगा। नाउ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर निगेटिव चार्ज वाला आयन जाएगा, दैट मीन्स नाइट्रेट आयन, तो NO3 माइनस आयन। एनोड पे होता है क्या चीज़ है भाई, तो ऑक्सीडेशन, मतलब नाइट्रेट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब इस केस में देखिए नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आएगा, +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल।
ग्रुप 15 का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, जितना भी ग्रुप नंबर होगा दैट मीन्स -10। जैसे ये ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं उसमें से 10 माइनस कर दिए तो +5 बच गया, तो +5 इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि ग्रुप 16 के एलिमेंट की बात करें कि उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ग्रुप 16 -10 दैट इज +6, राइट। इस टाइप से डिटरमाइन करते हैं। तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन पहले ही अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एनोड पे होता क्या चीज़ है भाई, तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना चाहिए, और ये पहले से अपने मैक्सिमम में प्रेजेंट है तो उससे ऊपर जा नहीं सकता है, मतलब ये रिएक्शन तो कोई हाल में नहीं होगा, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे निकल का इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, तो निकल क्या करेगा हमारा सॉलिड फॉर्म से ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कौन से फॉर्म में Na2+ और रिलीज कर देगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये रिएक्शन हुआ नहीं तो ऑब्वियसली ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अगर मैं बात करूँ कि रिएक्शन है कैथोड कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड तो यहाँ पे हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसमें कौन सा आयन हमारा अट्रैक्ट होकर के जाएगा, ये वाला आयन। तो यहाँ पे Na2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और न्यूट्रल निकल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया उस निकल की। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो इलेक्ट्रोड भी तो निकल का ही, मतलब सेम रिएक्शन, तो एक ही रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है, दैट मीन्स यही रिएक्शन हो जाएगा, राइट। क्लियर। तो एनोड पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एट एनोड निकल सॉलिड फॉर्म से जो इलेक्ट्रोड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2+ में। और अगर आप बात करो कि एट कैथोड पे क्या हो रहा है, तो वही जो निकल 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकल सॉलिड में। सॉलिड निकल कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में, और साथ में वही Na2+ फिर से सॉलिड निकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स ना Na2+ का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है ना निकल का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। अरे कर रहा है क्या, नहीं भाई, यही निकल टूट जा रहा है Na2+, और यही Na2+ मतलब ये रिवर्स रिएक्शन, यही Na2+ फिर से निकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स हमारा Na2+ का कंसंट्रेशन का कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा है सॉल्यूशन में, या इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जितना था उतना ही हमारा रह जाएगा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है ना Na2+ का, क्योंकि निकल नाइट्रेट आपको दिया हुआ 2 मोलर, इसमें से हम लोग मोल निकाल सकते हैं निकल नाइट्रेट का, बट निकल 2+ का मतलब निकल नाइट्रेट का कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड, तो द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड अगेन विल बी कितना, 2 मोलर, because there will be no any change in the concentration of nickel nitrate, right। तो मोलैरिटी फाइनल इट इज कितना, 2 मोलर। क्यों, बिकॉज देयर इज नो एनी चेंज, there is no any change in the concentration of Na2+ मतलब निकल नाइट्रेट, राइट। क्लियर। इस वजह से फाइनल सॉल्यूशन का भी मोलैरिटी वही रह जाएगा। क्यों, इसमें से कुछ अमाउंट हमारा कन्वर्ट कर जाता, चेंज कर जाता, तब तो मोलैरिटी हमारा बदलता, या फिर कोई दूसरा चीज़ इसमें कन्वर्ट होकर के आता तब तो होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट। Right. Next problem. In an electrolysis experiment, current was passed for 5 hours. ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कंटेंट है। एक इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें करंट हमारा कितने टाइम के लिए पास हुआ है, 5 आवर्स। तो टाइम फॉर विच करंट हैज पास दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5 आवर्स। कितने का है हमारा, 5 आवर्स, राइट। थ्रू 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, 2 सेल हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। सीरीज में मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। इन द फर्स्ट सेल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड द सेकेंड सेल कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। पहले सेल में हमारा गोल्ड का कोई सॉल्यूशन है,
मतलब गोल्ड का कोई भी सॉल्यूशन होगा, गोल्ड का एक्चुअल में या तो +1 ऑक्सीडेशन है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई सॉल्यूशन है। सेकंड में हमारा कॉपर सल्फेट मतलब Cu2+ आयन वाला कोई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इन द फर्स्ट सेल 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड, ये हो गया सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2। इन सेल 1 कितना है हमारा 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड, 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड, राइट। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा होगा, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम लोग क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्शन है, मतलब इसको इसके साथ, फिर इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ, फिर इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ, एंड टू एंड कनेक्शन हो गया ना हमारा, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, राइट, क्लियर। तो ये इन सेल 1 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड, ठीक है। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इज +3, जो कि हम लोग पहले से ही मान चुके हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मतलब हम लोग को मास ऑफ कॉपर निकालना है कि जो कि डिपॉजिट हुआ होगा, कि ये कितना है हमारा ऑफ द सेकेंड सेल में, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर, तो आपको करंट का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है कि आई कितना आपका एक्चुअल में है, राइट। यही क्वेश्चन है आपका, क्लियर। चलिए नाउ अब जरा देखिए इधर में कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये हो गया कि दो सेल है, एक हमारा गोल्ड का सेल है, एक हमारा कॉपर के सल्फेट का हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा क्या चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, क्लियर। तो सीरीज में अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड है और इस केस में हम लोग कोई भी करंट आई सपोज कीजिए पास करते हैं कितनी देर के लिए, 5 आवर्स के लिए, तब जो गोल्ड हमारा डिपॉजिट हो रहा है दैट इज बेसिकली 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड कितना डिपॉजिट हो रहा है, 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड। जबकि कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है वो हम लोग को कैलकुलेट करने को है, वही हम लोग कैलकुलेट करना है, राइट। आई बात समझ में। ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि जब भी हमारा रेसिस्टेंस या फिर कोई भी चीज़ हमारा रेसिस्टेंस के बारे में फिजिक्स में बात करते हैं कि वो सीरीज में अगर कनेक्टेड है, तो अगर रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के केस में क्या होता है, हमारा सारे हर रेसिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू सेम होता है। आई का वैल्यू इज कांस्टेंट या आई का वैल्यू सेम इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। जबकि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप हर रेसिस्टेंस के लॉन्ग हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा कोई रेसिस्टेंस ही हो गया, मतलब रेसिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, ये भी। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है मतलब आई का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ क्या चीज़ है हमारा इक्वल है, राइट, क्लियर। तो कुछ भी आई का मैग्नीट्यूड होगा तो सपोज कीजिए कि आई का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, दैट इज हम लोग फिलहाल मान लेते हैं दैट इज आई, करंट का मैग्नीट्यूड है आई, राइट। तो गोल्ड हमारा कितना डिपॉजिट हुआ है, 9.8 का। अब इसको चाहो तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हो, सेकंड लॉ से बना सकते हो, क्योंकि जब सेम करंट पास होता है तो हमारा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इसका जितना डिपॉजिट होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका डिपॉजिट होगा, कॉपर का भी डिपॉजिट होगा। उससे सॉल्व कर लोगे आप, नहीं तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट लॉ से भी। देखिए तो इस केस में मैंने करंट कितना माना कि आई फ्लो हुआ, तो इस सेल के लिए भी करंट का मैग्नीट्यूड आई होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो फॉर सेल 1 सॉल्यूशन में कर रहा हूं, क्वेश्चंस अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। फॉर सेल 1 अगर मैं करंट की मैग्नीट्यूड माना हूं आई, तो किसी भी सेल के लिए Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इस केस में डिपॉजिट हो रहा है कौन भाई, तो गोल्ड। तो गोल्ड अगर डिपॉजिट हो रहा है तो गोल्ड कैसे डिपॉजिट हो रहा होगा, तो गोल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से में पॉसिबल है, +3 में प्रेजेंट है वहाँ पे, तो ये न्यूट्रलाइज होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये। तो सेल 1 में तो ये रिएक्शन हो रहा होगा, राइट। जबकि अगर मैं बात करूं कि सेल 2 में क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो सेल 2 में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब Cu2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इसके लिए Q सेल 1 के लिए लिख रहे हैं, तो Q कैन बी रिटन एज I इंटू टी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे। एनी कंफ्यूजन, नो सर। नाउ I इंटू टी, करंट का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, टाइम का वैल्यू दोनों के लिए 5 आवर्स ही है, मतलब IT का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल कैन बी रिटन एज द गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। नाउ गिवन वेट ऑफ गोल्ड इज बेसिकली 9.85 ग्राम divided by molar weight or molecular weight of gold, it is 197,
डिवाइडेड बाई 197। एन फैक्टर की बात करूँ तो 3 इंटू वाट फराडे, सपोज इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेल 2 के लिए भी मैं ये लिख सकता हूँ, नाउ फॉर सेल 2 Q will again equal to n into n factor into Faraday। कोई कंफ्यूजन? नो सर, Q can be written as I into T, it is equal to n into n factor into Faraday, राइट। IT इस केस में भी करंट इतना ही है जितना इधर में था, टाइम भी उतना ही दे रहा है, मतलब IT का वैल्यू अगेन सेम, तो I into T इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर दैट इज गिवन वेट ऑफ कॉपर, जो कि हम लोग कैलकुलेट करना है। सपोज इट इज W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ कॉपर, एंड कॉपर का मोलर वेट है 63.5। एन फैक्टर की बात करें इसके लिए तो कितना 2 और इंटू एफ, सपोज इट इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे करंट इंटू टाइम, यहाँ पे करंट इंटू टाइम, करंट दोनों सेल के लिए सेम, टाइम भी दोनों सेल के लिए सेम, मतलब ये वैल्यू दोनों केस में क्या चीज है, कांस्टेंट। दैट मींस इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में क्या चीज है 9.85 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 3 फराडे, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 2 फराडे। फराडे से फराडे कैंसल आउट, दैट मीन्स वेट ऑफ कॉपर कैन इजिली बी कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू 9.85 इंटू 63.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 2, इतना ग्राम, राइट। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कॉपर बेसिकली आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 4.7625 ग्राम, दैट इज 4.76 ग्राम, इतना ग्राम हमारा कौन डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर। तो ये तो हम लोग फर्स्ट लॉ से सॉल्व किए। आप चाहते तो सेकंड लॉ से सॉल्व कर सकते थे, क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट का मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम आ गया, सेम टाइम के लिए हमारा फ्लो कर रहा है, मतलब Q का वैल्यू सेम हो गया, तो मैं आपको बताया था सेकंड लॉ से कि हमारा मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ द सेल। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड AU इट इज इक्वल टू बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस, या फिर ऑफ कॉपर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, इट इज आल्सो नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इनटू n फैक्टर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किसका होगा, Ag का। नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag कैन बी वेट अपॉन मोलर वेट, तो वेट इज दैट इज 9.85, मोलर वेट इज दैट इज 197 इंटू n फैक्टर, इसके लिए 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इज वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई मोलर वेट, दैट इज 63.5 इंटू n फैक्टर इज 2। देखिए सेम इक्वेशन आ गया, यही वाला, क्योंकि फराडे से फराडे तो कैंसिल ही हो चुका है, तो आगे तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे आता था आपको इतना नहीं सॉल्व करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि आसानी से हम लोग इसको दोनों लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने की बात यहाँ पे ये थी कि जब कभी भी कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में रहेगा तो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा करंट का वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस या इस केस में जो सेल है हमारा हर एक सेल के लिए सेम होगा, जबकि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, जो कि वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कैलकुलेट इस केस में करना ही नहीं है। जबकि पैरेलल में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड भी हर एक के लिए रेजिस्टेंस के लिए चेंज कर जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली क्या चीज, मास ऑफ कॉपर निकल चुका है। बाकी सेकंड केस में निकालना है टाइम, तो टाइम निकालना है तो आप इसी वाले में पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, सॉरी टाइम नहीं करंट निकालना है। आई टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 5 आवर्स मतलब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा यूनिट में, तो 5 इंटू 3600 सेकेंड, तो 5 इंटू 3600 इट इज इक्वल टू 9.85 डिवाइड बाई 197 इंटू 3, और फराडे का वैल्यू पुट कर देंगे 96500, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा उतना एम्पियर, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कितना है, दैट इज 0.80 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 0.804 एम्पियर आंसर। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, क्लियर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, क्वेश्चन बढ़िया भी था। नाउ नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम उसमें वेस्ट होता है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन लिख के समझा देता हूँ।
जब आपको समझाऊंगा तब आप अपने लैंग्वेज में इक्वेशन को लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए, ठीक है, ताकि आप बाद में जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आए इक्वेशन में क्या कह रहा था। तो आप खुद के लैंग्वेज में लिख लोगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसमें, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लोगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है डाटा के साथ। हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, हाउ लॉन्ग दैट मीन्स टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जब करंट का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर, इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कौन से सॉल्यूशन से हम लोग पास कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज बेसिकली AgNO3, AgNO3 सॉल्यूशन, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, राइट। टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेटल सरफेस, जिसको कोटिंग करना है, एरिया ऑफ मेटल सरफेस इट इज बेसिकली 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ अ 0.005 mm थिक लेयर, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द लेयर it is basically 0.005 mm, right. The density of silver is 10.5 gram per centimeter cube and the density of silver that is basically given 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन आप लिख सकते हो चाहो तो, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट to coat a metal surface of 80 centimeter square with a 0.005 mm of thick layer, the density of silver is 0.5 gram per centimeter cube, right। मतलब कितने देर के लिए हम लोग पास करें इतने एम्पियर करंट को इसके सॉल्यूशन से, ताकि हमारा एक मेटल का सरफेस है जिसका एरिया इतना है, उस पर इतना मोटा लेयर हमारा सिल्वर का क्या हो जाए, कोट हो सके। पहले तो सिल्वर कोट कैसे होगा, तो सिल्वर हमारा कोट हो रहा है, मतलब उस पर डिपोजिट हो रहा है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो Ag प्लस एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल Ag में, यही डिपोजिट हो रहा होगा हमारा, राइट। अब इसके केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर इंटू वॉट, फराडे। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। Q कैन बी रिटन एज I इंटू T, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, सिल्वर ही प्लॉट हो रहा है, तो सिल्वर इंटू n फैक्टर इंटू वॉट, फराडे। आई का पता नहीं अपन को, नहीं सॉरी आई का तो पता ही है, टाइम का पता नहीं, तो टी, नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag दैट इज वेट ऑफ Ag, दैट इज वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ Ag। मोलर वेट मैं आपको सिल्वर की बता रहा हूँ, दैट इज बेसिकली 108, दैट इज 108 इंटू n फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 इंटू फराडे, राइट। कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो उसके लिए वेट ऑफ सिल्वर पता होना चाहिए, कितना मास ऑफ सिल्वर हमारा डिपॉजिट हुआ होगा, उसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है। नाउ डेंसिटी ऑफ सिल्वर इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिल्वर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, राइट। तो मास ऑफ सिल्वर इट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम। यूनिट चेक कर लेंगे, डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.005 इंटू 10 का पावर -1 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 का पावर 1 to 3, तो -4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर क्यूब, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सही है, दैट इज 10.5। वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट और थिकनेस, दैट इज एरिया इज 80, दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। ये हमारा मास आ रहा है, तो मास कौन से यूनिट में आ जाएगा, ग्राम, तो इट विल बी दिस मच ग्राम। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। दैट इज बेसिकली 10.5, अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं, दैट इज 10.5 इंटू 400 इंटू 10 पर -4 ग्राम, दैट इज बेसिकली 10.5 मल्टीप्लाई भी आप कर ही दो, 2 0 इधर ही हैं, 4200 एक डेसिमल, तो 4200 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, दैट इज -4, 1 2 3 4, दैट इज 0.42 ग्राम ऑफ सिल्वर। आ गया, मास जैसे ही आ गया पुट कर देना है, तो क्वेश्चन में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है अब तो। 3T इट इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर दैट इज 0.42 डिवाइडेड बाई 108 इंटू
1 और फराडे का वैल्यू कूलम में पुट कर दो आप तो 96500 क्योंकि उधर भी कूलम हो जाएगा ना। नाउ T इज इक्वल्स टू 0.42 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 इतना सेकेंड आंसर आ जाए। राइट, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जब सॉल्व करोगे तो दैट इज 125.92 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 126 सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। राइट, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1.70 एम्पियर। फिर से मैं आपको ऐसे ही सिर्फ डाटा दे रहा हूँ। करंट का वैल्यू दिया हुआ है I इज़ 1.70 एम्पियर। मैं आपको पढ़ दूंगा क्वेश्चन, उस टाइम आप लिख लेना। इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.160 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट। For 230 seconds, that means time is equals to 230 seconds with a current efficiency of how much? 90%. With a current efficiency of 90%. Find out the molarity of Zn2 plus. We have to calculate the molarity of Zn2 plus. ये कितना होगा? ठीक है, आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ जिंक, जब जिंक डिपोजिट हो जाएगा, एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं कर रहे। क्वेश्चन एक बार आप सुन लोगे, लिखना हो लिख लोगे आप। अ करंट ऑफ 1.70 एम्पियर इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.160 मोलर solution of zinc sulfate for 230 seconds with a current efficiency of 90%. Find out the molarity of Zn2 plus after the deposition of zinc. Assume the volume of the solution to remain constant during the electrolysis. राइट, कहने का मतलब ये हुआ जिंक सल्फेट का हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उस टाइम पे करंट हम लोगों ने पास किया 1.70 एम्पियर, जिस करंट का एफिशिएंसी है सिर्फ और सिर्फ 90%। इतना ml ऑफ इतना जिंक सल्फेट में मैंने पास किया। अब हमारा वहाँ पे क्या होना होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो गया होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो गया तब हम लोग को जिंक 2 प्लस का मोलैरिटी फाइंड करना का है, मतलब सोल्यूशन में कितना जिंक हमारा प्रेजेंट है उसके टर्म्स में मोलैरिटी फाइंड करने को है। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना जिंक डिपोजिट हो गया। तो जिंक डिपोजिट कैसे हुआ होगा? तो जिंक सल्फेट, जिंक डिपोजिट होना मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, मतलब Zn2 प्लस कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को, तभी तो न्यूट्रल जिंक में कन्वर्ट होता है। तो ये हो रहा होगा, राइट। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक दैट इज डिपोजिटेड इनटू n फैक्टर इनटू फराडे। राइट, Q कैन बी रिटन एज I इंटू टी। और कैसा I? जितना करंट हम लोग पास कर रहे हैं 100 वाला, क्या नहीं, जितना करंट हमारा एक्चुअल में वर्क कर रहा है डिपोजिट करने के लिए, मतलब Q इफेक्टिव और Q इफिशियंट, सॉरी I इफिशियंट इंटू टाइम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक इंटू n फैक्टर इंटू फराडे। क्योंकि करंट जितना है, जितना मैं पास कर रहा हूँ, सारा का सारा तो जिंक को डिपोजिट करने में यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका 90% इफिशियंट है, 90% ही काम का है, तो वही करंट हमारा यूज होगा। तो करंट इफिशियंट, तो पहले तो हम लोग को I इफिशियंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इफिशियंट करंट, दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ कितना एम्पियर? दैट इज 1.70 एम्पियर। दैट मीन्स 90%, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.70 एम्पियर। 1010 कैंसल, दैट इज बेसिकली 0.9 इंटू 1.70 एम्पियर। दैट इज, अगर इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, एक ही बार लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, उतना एम्पियर। तो पुट कर दीजिए I इफिशियंट
दैट इज 0.9 इंटू 1.70 इंटू टाइम ही तो निकालना है हम लोग को, नहीं सॉरी टाइम दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना, अच्छा हाँ हम लोग को तो निकालना है, फाइनल सोल्यूशन करिए, टाइम दिया हुआ है 230 सेकेंड, तो सेकेंड में ये दैट इज क्लियर। नाउ मोल्स ऑफ जिंक, कितना जिंक डिपॉजिट हुआ जो कि हम लोग को मालूम नहीं है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू एन फैक्टर इसके लिए 2 है और फराडे का वैल्यू इज 96500, राइट। तो यहाँ से मोल्स ऑफ जिंक दैट इज डिपॉजिटेड, न्यूट्रल जिंक का मोल आ रहा है, मतलब कितना जिंक डिपॉजिट हुआ है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.9 इंटू 1.70 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 96500, ये क्या चीज़ आया, मोल ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, बस हम लोग को मोल ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ये हम लोग को आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना जिंक तो हमारा डिपॉजिट हुआ, अब हम लोग को ये तो पता ही नहीं कि शुरुआत में जिंक था कितना भाई, तो इतना जिंक मतलब इतना जिंक डिपॉजिट हुआ, मतलब Zn2 प्लस भी उतना ही रहा होगा क्योंकि 1 मोल से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो इनिशियल जिंक कि इनिशियल में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। नाउ दिया हुआ है आपको मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इनिशियल मोल्स निकालना है मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एनी कंफ्यूजन, वॉल्यूम हमारा किसी में होना चाहिए लीटर में, आप ये पढ़ चुके हैं। तो इनिशियल Zn2 प्लस आयन या इनिशियल मोल्स ऑफ Zn2 प्लस, राइट, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी दैट इज हाउ मच दिया हुआ है 0.160 इंटू वॉल्यूम 300 ml, हम लोग को ml में नहीं चाहिए लीटर में चाहिए, तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, 20 से 20 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.16 इंटू 0.3 इट इज 48, राइट, और 1 to 3 1 to 0.048 मोल्स। तो इनिशियल में इतना मोल्स हमारा क्या चीज़ था, Zn2 प्लस प्रेजेंट था, इसमें से इतना मोल जिंक डिपॉजिट हुआ, अगर इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल, अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट हुआ मतलब इसका 1 मोल यूज हुआ होगा, मतलब मोल्स ऑफ Zn2 प्लस यूज्ड भी सेम ही होगा, अरे सेम ही होगा ना, क्योंकि इसके 1 मोल तभी ना डिपॉजिट होगा जब इसका 1 मोल हम लोग लेंगे, तो इतना मोल हमारा जिंक डिपॉजिट हुआ, मतलब कितना मोल Zn2 प्लस भी लिए होंगे, इतना ही सेम लिए होंगे, दैट इज इक्वल टू 0.97 इंटू 1.70 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 96500, राइट। तो इतना जिंक हमारा यूज हो गया, इनिशियल में इतना जिंक हमारे पास प्रेजेंट था, तो लेफ्ट जिंक क्योंकि जो Zn2 प्लस लेफ्ट होगा उसी की वजह से हमारा मोलैरिटी होगा। नाउ लेफ्ट Zn2 प्लस आयन जो कि इनिशियल में जितना है दैट इज 0.048 माइनस जितना यूज हो चुका है दैट इज 0.97 इंटू 97 और 0.9 ओनली ना, 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 0.9 इंटू 1.70 इंटू हाउ मच दैट इज 230 डिवाइडेड बाई 96500, यहाँ से लेफ्ट Zn2 प्लस का मोल्स आ जाएगा, लेफ्ट मोल्स ऑफ Zn2 प्लस, और जैसे ही जिंक 2 प्लस का बचा हुआ मोल्स आ गया तो मोलैरिटी भी आ जाएगा, तो मोलैरिटी ऑफ Zn2 प्लस दैट इज लेफ्ट, दैट इज मोल्स ऑफ Zn2 प्लस दैट इज लेफ्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम आपका कितना है, तो वॉल्यूम में कर रहा है कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज 300 मिलीलीटर, लीटर में चाहिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Zn2 प्लस जो बचा हुआ है रिजल्टिंग Zn2 प्लस का मोलैरिटी आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। हाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ MnSO4 मैंगनीज सल्फेट। सॉल्यूशन है हमारा MnSO4 का, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MnO2 एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो बाकी स्टेटमेंट से कोई मतलब तो है नहीं। दैट इज Mn2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O दैट गिव्स MnO2 सॉलिड प्लस 2H प्लस H2 गैस। राइट, ये रिएक्शन है। क्वेश्चन कर रहा है पासिंग अ करंट ऑफ 27 एम्पियर। करंट हम लोग कितना पास कर रहे हैं, दैट इज 27 ईयर फॉर द टाइम हाउ मच 24 आवर्स, फॉर द टाइम 24 आवर्स gives 1 kg of MnO2, mass of MnO2 formed that is equal to 1 kg, right? What is the value of current efficiency, मतलब current efficiency कितना है, ठीक है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड द एनोड। कैथोड और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है सो भी लिखना है हम लोग को। क्वेश्चन आप सुन लो, लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ MnSO4 इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MnO2 एज पर द रिएक्शन Mn2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O गिव्स MnO2 सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, पासिंग अ करंट ऑफ 27 एम्पियर फॉर 24 आवर्स गिव्स 1 kg of MnO2. What is the value of current efficiency? Write the reaction taking place at the cathode and the anode. कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको आप लिखें, ठीक है। करंट इफिशियंसी निकालना है। करंट इफिशियंसी क्या होता है, दैट इज द इफिशिएंट करंट डिवाइडेड बाय द टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इफिशिएंट करंट और यूज्ड करंट, जितना करंट यूज किया गया है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस में, डिवाइडेड बाय जितना करंट हम लोगों ने पास किया अनटू 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग को जो जितना यूज्ड करंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की, इधर मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन को कि Mn2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O, Mn2 plus aqueous plus 2H2O that is giving MnO2 solid plus 2H plus aqueous plus हाइड्रोजन गैस, राइट। इस केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन का -2 आपको पता है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। वो तो आपको डिटरमाइन करना था। अगर मैं बात करूँ कि रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है भाई, तो ऑक्सीडेशन नहीं बेवकूफ़ो, रिडक्शन। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन चेक करते हैं कहाँ पे हुआ है। मैग्नीज चला गया +2 से +4 में, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्स हो गया ना, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे वाटर चला गया इसमें +1 से +1 में, दैट मीन्स ये तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन यहाँ पे +1 से 0 में, तो वाटर से हाइड्रोजन वाला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया बेसिकली किस चीज़ का, तो रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन में हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि 2H2O ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। क्लियर, कौन से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। 2H2O, या फिर इसको अगर आयन के फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे O पे -2 चार्ज, कटायन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2H प्लस डायरेक्टली हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हमारा हाइड्रोजन गैस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। बट इधर में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं हमारा दिखला रहा है, दैट मीन्स हम लोग इसका आयन ले लेंगे तभी तो। चलिए, तो इसका हम लोग आयन ले लेते हैं। तो आयन जैसे ही लेंगे तो H2O में हाइड्रोजन का आयन कौन सा वाला हो जाएगा, 2H प्लस, लेकिन ये कितना H प्लस हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज बेसिकली 4H प्लस, और 4H प्लस से कितना हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा 2, कितना हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो या फिर आप इसको लिख सकते हो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, वैसे भी लिख सकते हो। तो ये होगी रिएक्शन हो गया कैथोड। जबकि रिएक्शन एट एनोड की मैं बात करूँ तो एनोड पे होता है रिडक्शन,
नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, दैट मीन्स Mn2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है, राइट। आप इसको चाहो तो मतलब ये लिख सकते हो 2 से सारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2H प्लस, ठीक है। तो ये कैथोड एनोड पे रिएक्शन हो गया जी। अब हम लोग निकाल लेते हैं इफिशिएंट करंट। करंट इफिशियंसी इट इज इक्वल टू I दैट इज इफिशिएंट और I दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस डिवाइड बाय द I थ्योरेटिकल, जितना थ्योरेटिकल हम लोग को मिला है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम लोग का I यूज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू N फैक्टर इंटू वॉट, फराडे, राइट। हमारा बोल रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है, करंट हम लोग कितना पास किया 27 एम्पियर, टाइम इतना। हम लोग इसके लिए I का वैल्यू निकालेंगे, कितना MnO2 डिपोजिट हुआ है 1 kg, मतलब कितना ग्राम 1000 ग्राम। MnO2 मतलब Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो ये वाला, ठीक है, राइट। Q इज कैन बी रिटन एज I इंटू T, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Mn4 प्लस, इसी को MnO2 बोल रहे हैं, इंटू N फैक्टर। N फैक्टर इस केस में कितना है 2 इंटू फराडे, दैट इज बेसिकली 96500। तो I दैट इज यूज और I इफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Mn2 प्लस,4 प्लस, मतलब MnO2 यहाँ पे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट दैट इज 1000 ग्राम में, गिवन वेट ग्राम में लिखते हैं, डिवाइड बाय मोलर वेट अगर हम लोग MnO2 का निकालने की कोशिश करें तो MnO2, मैग्नीज का कितना होगा हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट याद नहीं है, दैट इज बेसिकली अगर आप इसका कैलकुलेट करो दैट इज 87, कितना आएगा हमारा 87, अब गिवन ही मान लो इसको, तो 87, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 87 इंटू N फैक्टर इज 2 इंटू 96500, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आसानी से क्या आ जाएगा, I दैट इज यूज, I यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई द थियोरेटिकल I दैट इज बेसिकली 27 एम्पियर। टाइम तो हम लोगों ने पुट ही नहीं किया, I इंटू T भी तो नीचे आएगा, T नीचे आएगा, मतलब कितना है टाइम के लिए पास किया 24 आवर्स ना, तो 24 इंटू 3600, नहीं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाता है, 27 से ज़्यादा ऊपर वाला ही वैल्यू आ जाता है, वही तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। अरे T नीचे आ जाएगा ना, तो T इज 24 आवर्स, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें 3600, तो इंटू 27 वेर 1000 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइड बाई 87 इंटू 24 इंटू 3600, ये तो हो गया I यूज डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल I मतलब नीचे और 27 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100। जब इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा करंट इफिशियंसी, जिसकी मैग्नीट्यूड मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंड द करंट इफिशियंसी इज, एक मिनट सॉरी किधर चला गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा हाँ, करंट इफिशियंसी 95.095%, ठीक है। तो होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए हैं, बाकी आपके असाइनमेंट्स में भी प्रॉब्लम दिए जाएंगे, जब आपको मिल जाएगा तो आप उसको क्या कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे, डाउट्स होगा उसको आप पूछोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अब हमारा कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में बचा हुआ है नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा देखें मतलब न्यूमेरिकल वाइज तो 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ है, एक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन हम लोग एक राउल्स लॉ होता है सो पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, KSP अल्फा का वैल्यू उसमें कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देन पार्ट C ऑफ द चैप्टर मूव करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि निहायत ही हमारा बोरिंग नहीं है, मतलब पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि इस बैटरी में क्या रिएक्शन होता है, नहीं रिएक्शन होता है, वो सब हम लोग सिर्फ थ्योरी है, तो 1 से 2 लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।